चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बेस्ड ऑन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बोर्स मॉडल थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बाद आया था, जिसमें बोर्स मॉडल में ये बोला गया था कि जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी बताई गई थी कि उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फॉर्मूला दिया गया था विच इज़ 2n²। और ऑर्बिट में नाम या ऑर्बिट के जो शेल्स थे उनको नाम दिया था KLMN, और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताई गई थी। उस जैसे जैसे हम एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जैसे के का अगर 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, तो अगर इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी बताई जाए तो इसका फॉर्मूला अगर में हम एन की वैल्यू डालें तो पहला आएगा 2, 8, 18, 32। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है एम और एन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर 35 है, तो आपका अगर इसको भरा जाए, इस एटम को भरा जाए, अगर वैलेंस शेल में कितने इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले भर के देखते हैं। अगर देखें हम 35 एटॉमिक नंबर है, के में 2 आ गए, एल में 8 आ गए, एम में 18 आ गए, तो सबका ऐड करेंगे तो अराउंड 28 आएगा। बच कितना रहा है? 7। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में आएंगे, उसका इंपॉर्टेंट आंसर बन जाएगा। तो 7 आपको ध्यान रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बोर्स मॉडल का एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि कोई भी चीज़ या कोई भी सब्सटेंस को हीट करने पर वो कलर एमिट क्यों करता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी बाहर से हीट दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, जैसे आप इसमें ट्रांजिशन में देख पा रहे होंगे। और जो एनर्जी उसने गेन करी थी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज़ कर रहा है, वो लूज़ करके अपनी ग्राउंड स्टेट पे आता है, जो कि कलर एमिशन की फॉर्म में निकलती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। अब रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देखेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि रिडक्शन का डेफिनेशन देखेंगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जो आप लोगों ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा होगा वो भी सही है, बट यहाँ पे जो लगने वाला कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा तो जो लगता है एनडीए के सवाल में वो यही लगता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में बढ़ रहा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन वहाँ हो रहा होगा जब नंबर जो है वो नेगेटिव में बढ़ रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, एल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +3 आएगा, Cl का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। यहाँ पे एल्यूमिनियम का +3, इसका अगर निकालें पूरे का तो -1, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे -1। तो +3 से +3 देयर विल बी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम। Cl में भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, -1 से -1 ही है। जबकि यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो +1 +1 -1 0 0, ये +1 से 0 हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये -1 से 0 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सब के सब आपकी रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है, जो जिंक्स है, जिंक आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर में ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब कॉपर से काफ़ी ऊपर होता है। तो ये एक सवाल ऐसा भी बनता है कि जिंक पॉट में क्या आप सब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को रख सकते हैं? तो उसका सीधे सीधा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जिंक रिएक्टिव होने की वजह से जो जिंक सल्फेट है उसको डिस्प्लेस कर कर आपका जिंक सल्फेट बना देता है। जबकि आप उल्टा कर सकते हैं कि आप कॉपर पॉट में जिंक सल्फेट सोल्यूशन को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली है, उसको ट्रिक भी बता दी थी मैंने कैसे याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। अब आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मतलब जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर जिनका सेम होगा वो आपके तब होंगे जिनका, अगर आप एटम वाइज बात करें, जिनके रेशियो बराबर होते हैं। अब वो कैसे होता है वो मैं एग्जांपल के थ्रू आगे समझाता हूँ। उससे पहले आइसोमॉर्फस का मतलब ये ध्यान रखना कि सेम स्ट्रक्चर जिनका होता है। अब सेम स्ट्रक्चर कौन सा है जो सिलिकॉन का, कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जिसका आइसोमॉर्फस, जिसका सेम स्ट्रक्चर होगा सिलिकॉन की जैसे? अब सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन जो होता है वो टेट्राहेड्रली इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड में भी कोई इस तरह से एग्जिस्ट करता है।
कार्बन का जो जो एलोट्रोप है डायमंड वो भी टेट्राहेड्रली एग्जिस्ट करता है। तो आइसोमॉर्फस कौन हो गया? डायमंड सिलिकॉन के साथ। ग्रेफाइट के बारे में, सॉफ्ट होता है डायमंड, सॉरी जो कार्बन है, कार्बन का एलोट्रोप है, जो सॉफ्ट होता है वो ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, हार्ड होता है। एक और एलोट्रोप है विच इज C60, जिसको हम बकमिनिस्टर फुलरीन बोलते हैं। बकमिनिस्टर फुलरीन में 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। ये सवाल भी एक बार पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना है। और जो आइसोमॉर्फस के बारे में इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं लिखवा रहा हूँ। ये तो उसका डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। आइसोमॉर्फस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात, आइसोमॉर्फस NaCl जो होगा वो आइसोमॉर्फस NaBr MnGO के साथ हो सकता है, NaNO3 CaCO3 के साथ हो सकता है। तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स या वो आपके एटम या सब्सटेंस जिनका जो रेशियो है, अब जब रेशियो सेम रहेगा तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाते हैं या आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं। आई होप ये अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कौन सा इनमें से कलर नहीं है। पिगमेंट का मतलब है जिसका यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को रंग देते हो। किसी चीज़ को अगर आपने पेंट कर रहे हो घर में तो आप चाहते हो कि ब्लू कलर हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए, तो वो पिगमेंट डाल रहे हो, उसमें कोई पर्टिकुलर डाई या कलर डाल रहे हो, तो वो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो पिगमेंट नहीं है। तो अगर बात करें जिंक ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड आपका वाइट कलर का है, इसको हीट करने पर येलो कलर का बदल रहा था डिकम्पोजिशन के, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बस ये ध्यान रखना, जिंक ऑक्साइड एक पिगमेंट है, ये ध्यान रखना है। इसी को चाइनीज़ वाइट के नाम से भी जाना जाता है और ये पेंट वगैरह में यूज़ होता है। चौक, चौक भी आपका पिगमेंट ही है, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन इसको यूज़ किया जा सकता है, फॉर्मूला इसका यही रहेगा। वाइट लेड भी हमारा पेंट पिगमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। जबकि सिलिका एक ऐसा है जो कि पिगमेंट नहीं है, जो कि एक पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट नहीं करेगा, जो कि एज अ डाई या कलरिंग एजेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। सिलिका का यूज़ हम ज़रूर करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल करना हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है, जिसको सिलिका जेल कहते हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कोई नई चीज़ जब आप मंगाते हो, चाहे वो मेडिसिन हो, शूज़ हो, कुछ भी हो, तो उसमें सिलिका जेल निकलती है। तो सिलिका जेल ध्यान रखना है, एक बहुत ही अच्छा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजर के बारे में स्टेटमेंट कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है इसको देख लेते हैं। फर्टिलाइजर होता क्या है? फर्टिलाइजर वो होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। अब कोई भी सॉइल फर्टाइल तब होती है जब उसमें NPK का रेशियो 4:2:1 के फॉर्म में होता है। अगर कोई भी सॉइल में ये रेशियो बराबर है, 4:2:1 के बराबर है, तो वो सॉइल फर्टाइल कहलाती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक सॉइल में ये तीनों चीज़ें हों, किसी में कुछ चीज़ें होती हैं, किसी में कोई किसी की कमी होती है। तो उसी तरीके से हम लोग फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे। जैसा भी सॉइल में कमी होगी, उस सॉइल की कमी को पूरा करने के लिए हम वैसा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। जिसमें नाइट्रोजन की कमी होगी उसमें नाइट्रोजनस यूज़ करेंगे, जिसमें फॉस्फोरस की कमी होगी उसमें फॉस्फोरस यूज़ करेंगे, जिसमें पोटाशियम या पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी उसमें पोटाश यूज़ करेंगे। अब इसके अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें यूरिया बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे यूरिया एग्जाम्पल है। तो यूरिया के बारे में अगर हम बात करें तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर कर अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं हाई प्रेशर टेम्परेचर पे, जिससे ये यूरिया बनता है। ये एक ऐसा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अराउंड 40%। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन हम लोग इसी से देखते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं उस क्वेश्चन के ऑप्शन से देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है यूरिया इज़ अ फॉस्फोरस बेस्ड। जैसे मैंने बता दिया कि यूरिया जो है वो फॉस्फोरस बेस्ड नहीं, वो नाइट्रोजन बेस्ड है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है जो गलत है नाइट्रोजन यूरिया के बारे में वो यही होगा। बाकी ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये स्टेटमेंट सही है। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ ओमी, मैंने बात कर दी इसकी। यूरिया कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अदर फर्टिलाइजर। तो यूरिया के बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। एक और बात है, यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके के फर्टिलाइज़र होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों आते हैं।
सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में यूरिया हमने बात कर ली, और भी हैं आपके सामने, जितने भी हैं देख लेंगे, इसको रीड कर लेंगे। मेरे हिसाब से क्या इसके ऊपर भी सवाल आएगा नहीं, आएगा तो यूरिया बेस्ड आएगा। और ज़्यादातर पूछा गया कि कोई सॉइल फर्टाइल कब कहलाती है, तो उसका रेशियो कितना पूछ सकते हैं कि NPK का रेशियो कितना होता है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सवाल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बात करें तो कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैटिनेशन देते हैं। अब कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की जिससे वो सेल्फ लिंक करता है अपने ही एटम के साथ, तो जिसकी वजह से वो बहुत लॉन्ग चेन बनाता है, और जो चेन बन रही है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होती है। अब कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, क्योंकि चारों के चारों कार्बन जो हैं, जो कार्बन की वैलेंसी चारों हैं उसमें वो चारों के साथ बॉन्ड हो चुका है, जिसके पास कोई भी चार्ज कैरी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्टिविटी होती नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन से हम लोग बाकी ऑप्शन से डिस्कस देखते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से स्टेटमेंट कार्बन के बारे में कौन सा गलत है। कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट, ये सही है। ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट बिकॉज ये आपका, हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बहुत ही रिलेटिव मोशन अच्छा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप है जो कि हार्ड है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और चमकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक सॉरी, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका स्टेटमेंट जो है ये कार्बन के बारे में गलत है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये डायमंड का 3D स्ट्रक्चर है, 3D मॉडल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, मतलब इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर बात करें मेनली 4 टाइप की रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन के बारे में हमने देखा था कि 3 टाइप की डिकम्पोजिशन होती है, जिसमें हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और नॉर्मल हीट का यूज़ करके हम लोग चीज़ों को तोड़ते हैं। तो जो कंपाउंड हो रहा है अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, और यहाँ पे AgCl ब्रेक डाउन हो रहा है Ag से Cl2 में, Ag प्लस Cl2। ये जो AgCl है अपना कलर बदलता है, और कलर बदलने पर ये बन जाता है ग्रे कलर का। तो ये सवाल पूछा गया था कि अगर हम AgCl को धूप में रखें तो अपना वो कलर चेंज क्यों करता है, बिकॉज ऑफ फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन वो अपना कलर ग्रे बदल जाता है। बाकी बात करें तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड दोबारा सवाल आ गया। अब एक सवाल कैसे पूछते हैं, वो सवाल ये पूछते हैं कि जो आयरन नेल्स को जब हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन आयरन नेल डालने से ब्राउन कलर का हो जाता है। ये ब्राउन कलर का इसलिए हो जाता है क्योंकि आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने की वजह से जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट में बदल जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कंबशन का एग्जाम्पल है, कंबशन ऑफ मीथेन। और मीथेन एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने पर ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है विद नो और लिटिल अमाउंट ऑफ स्मोक, और वी कैन से दैट एशेस प्रोड्यूस होती है। एशेस तो होती ही नहीं है, बस कहने के लिए कि हाँ थोड़ा बहुत जो बाय प्रोडक्ट बनेगा जो कि ना के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाने पर वो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, और उसमें जो है बाय प्रोडक्ट के साथ साथ फ्यूम्स या स्ट्रॉन्ग स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके तीनों के, जो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का हो गया। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड है। एंटी एसिड जब हमारे स्टमक में पीएच थोड़ा कम हो जाता है, कम होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर स्टमक का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है और बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे हम लोग इनो या कोई भी एंटी एसिड यूज़ करते हैं। तो इनो का काम क्या होता है, इनो का काम ये होता है कि जो स्टमक में पीएच घट रहा है, इनो एक बेस है जो कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज होने के कारण
जो भी स्टमक में हम जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, उसको न्यूट्रलाइज करके एक जो पीएच होना चाहिए उस पीएच को एक लेवल पे लाता है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है एक वीक बेस है, और वीक बेस होने के कारण जो इसका पीएच होता है वो होता है 10। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अब जीरो पीएच होगा तो पीएच का जिसका जीरो होता है इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो जो बेसिसिटी है, जो सॉरी एसिडिटी है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। अब एसिड कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड ही यूज़ नहीं करेंगे, हम बेस यूज़ करेंगे। 7 आपका न्यूट्रल ही होता है, और 14 आपका पीएच जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना पीएच होने की वजह, ये दोनों पीएच इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर दोनों के दोनों कंज्यूम किए जा रहे तो ये इतने ज़्यादा करोसिव हैं कि ये ऑर्गन तक को या जहाँ पे भी पड़ेंगे, या जब भी कहीं पे भी अगर बॉडी से भी टच हो जाए तो ये बॉडी पार्ट को पूरा का पूरा झुलसा देंगे, जला देंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भी है, और भी आपको अगर याद रखना है तो वो ये रहा, इस टेबल को याद रखना है कि कौन कौन से किसका पीएच कितना होता है। और इन पूरे टेबल में, पूरे जो आपके सामने जो इसकी स्क्रीन में दिख रहा है पीएच स्केल, तो इसमें अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्लड का। अब ब्लड में क्या पूछा गया था एक बार कि ब्लड जो है उसका पीएच कितना होता है, तो वो याद रखना 7.4 से 7.6 होता है, और ये एक बफर सोल्यूशन है। अब व्हाट इज बफर सोल्यूशन? बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका पीएच में कोई चेंज नहीं आता जब भी कोई एसिड या बेस स्मॉल स्मॉल अमाउंट पे डालते हैं। जिस तरीके से हम लोग बॉडी में क्या, हम कितनी अनसन चीज़ें खाते हैं जिसमें एसिड भी होगा, बेस भी होगा, बट ब्लड का पीएच इसी रेंज में रहता है, मतलब इससे कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बफर सोल्यूशन क्या है, बफर सोल्यूशन वही होता है जिसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग लिटिल अमाउंट में बेस डालें या एसिड डालें। तो ब्लड एक बहुत अच्छा बफर है, बफर सोल्यूशन है। ठीक है। बाकी आपको स्टमक का पीएच पूछ सकता है, लेमन का पीएच पूछ सकता है, सोडा वाटर या ड्रेन जो क्लीनर होता है, कॉस्टिक सोडा जिसको कहते हैं, वो सब का पीएच पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपका सवाल बन सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? अब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या होता था कि जब पहले के टाइम पे जो सनलाइट का एक्सपोजर होता था उसको कंट्रोल करने के लिए एजीबीआर का यूज़ किया जाता था। किसका? एजीबीआर का। ये क्या करता था? सनलाइट के एक्सपोजर को कंट्रोल करता था। कहीं कहीं पे आपको एजीसीएल भी दिखेगा, पर ज़्यादा अगर आपको दोनों ऑप्शन इस तरह जैसे मिल जाए तो इसका आपको ऑप्शन को जो मार्क करना है वो हो जाएगा आपका एजीबीआर। अच्छा, एजीएफ का अगर बात करें, एजीएफ का क्या यूज़ है? ये आपका यूज़ किया जाता है क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के लिए। कहीं पे आर्टिफिशियल रेन करानी है तो हम लोग एजीएफ का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब सिल्वर सल्फाइड का यूज़ हम लोग करते थे एज एन एंटीसेप्टिक। कभी किसी के चोट लग जाती थी तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है। इस तरीके का आपने शायद कभी कुछ देखा हो ऑइंटमेंट करके, तो ये आपका यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एंथ्रासीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एंथ्रासीन? अब देखो, एंथ्रासीन के साथ साथ आपको नैप्थलीन भी मिल सकता है, शायद आयोडीन भी मिल जाए, अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाए, या कैम्फर मिल जाए। इन चारों पांचों में से जो भी मिले, अगर आपको सॉल्ट से अलग करना है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो सब्लिमेशन होता है। अब सब्लिमेशन इसलिए होता है कि ये सब के सब सब्लिमेट करते हैं। अब सब्लिमेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है या वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैसेस या वेपर में बदल जाता है बाय एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये चारों पांचों में से कोई भी चीज़ अगर पूछी जाए तो क्या होगा, कैसे अलग करेंगे, तो वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। जबकि डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन उन मिक्सचर्स को या उस सोल्यूशन को अलग करने के लिए यूज़ करेंगे जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। जैसे इथेनॉल प्लस वाटर को अगर मुझे अलग करना है तो मैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, जिसकी वजह से इनको अलग करना आसान होता है। डिस्टिलेशन में बस क्या होता है, हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं, जिनके वेपर जल्दी बन जाते हैं उनको कंडेंस करके अलग कर देते हैं, और जो दूसरा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर बाद में बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग डिस्टिलेशन का यूज़ करके करते हैं। अब एवोपोरेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर से NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं,
लार्ज पिट्स बना देते हैं, उस पिट्स में हम लोग पानी इकट्ठा करते हैं और पानी इकट्ठे करके उसको धूप में रख देते हैं, मतलब धूप में ही रहता है वो, फील्ड में रखते हैं, और जैसे ही वो फील्ड से सनलाइट पड़ती है तो एवोपोरेशन के कारण सारा पानी उड़ जाता है और बचता जो है वो सॉल्ट होता है। बट इसमें एवोपोरेशन के साथ अगर मैं NaCl की बात करें तो NaCl को अलग, एवोपोरेशन के साथ साथ एक और प्रोसेस होती है विच इज़ सेडिमेंटेशन। इन दोनों प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट को निकालते हैं समुद्र के पानी से, ठीक है। अब एक ऑप्शन बच रहा है विच इज क्रोमोटोग्राफी। अब क्रोमोटोग्राफी के लिए याद रखना, कभी भी आपसे बोल दिया जाए डाइज, कलर्स या पिगमेंट को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा तो वो क्रोमोटोग्राफी है। क्रोमोटोग्राफी बहुत ही डिटेल्ड में आती है, बहुत ही अलग अलग चीज़ आती है। एक जगह पे ये भी पूछा गया था कि ब्लड में जो ड्रग्स होते हैं, अब उस ब्लड को ड्रग से अलग करना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वो आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी होती है। वो अलग कहानी है, वो बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरह का कोई सवाल तो ध्यान रखना क्रोमोटोग्राफी है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सॉरी व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट सोल्यूशन। अब फेरस सल्फेट सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला होता है ये, तो ये ध्यान रखना है, इसमें 7 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी सॉल्ट्स के भी बारे में बता देता हूँ। उस बाकी सॉल्ट्स में आपके कुछ ये आ जाएंगे जिसको हम ब्लू विट्रॉल, ग्लोबुलर सॉल्ट, जिप्सम, ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, एप्सम सॉल्ट। जिप्सम को अगर आप हीट करते थे कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये बदल जाता था CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये बनता था POP। और ये इंटर कन्वर्टेबल है, जो अगर वाटर पानी सॉरी जिप्सम पानी एब्जॉर्ब भी कर ले तो वापस से जिप्सम में बदल जाता है। ग्रीन विट्रॉल में 7H2 है, वाइट विट्रॉल में भी 7H2 है, एप्सम सॉल्ट में भी 7H2 है। जबकि वॉशिंग सोडा पूछा जाए तो Na2CO3 डॉट 10H2 होता है, इसमें भी आपका ध्यान रखना है। ये सवाल एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, मतलब किस तरीके का प्रेसिपिटेट बनेगा जब हम CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है दिस, इसको स्लेक लाइम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं तो ये बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में। लाइम वाटर बिल्कुल पानी जैसा दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं, कलरलेस। पर जैसे ही इसे CO2 के बबल्स को ब्लो कराया जाता है तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। बिकॉज कार्बन जो आपका स्लेक लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जो कि एक पिगमेंट है जो कि वाइट कलर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। किस तरह से होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका ट्रांसपेरेंट स्लेक लाइम है या लाइम वाटर है। जैसे ही इससे हम लोगों ने CO2 बबल कराई, पास कराई, तो ये हल्का हल्का मिल्की होने, और इस तरह से लास्ट रिजल्ट हमको दिखता है कि ये मिल्की हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर टेस्ट पूछा जाए या कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पानी से पास करने पर वो अगर मिल्की हो रहा है तो वो पानी पानी नहीं है, वो लाइम वाटर है, ठीक है। और इसी का यूज़ करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट का यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोप सोल्यूशन का। सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस को ब्लो कराते हैं, और जो गैस ब्लो होने पर जो बबल्स फूलते हैं वो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। और इसी पे जैसे ही हम फ्लेम पास करते हैं या फ्लेम चलाते हैं तो ये एक पॉप साउंड करके उन बबल को बर्स्ट कर देता है। बिकॉज हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, लाइटेस्ट तो है ये बट फ्लेमेबल भी है। फ्लेमेबल होने के कारण ये पॉप साउंड करके बुझ जाती है। तो आई होप कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का एंड हाइड्रोजन का टेस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सवाल बहुत अच्छा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड टेम्परेचर पे होता है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर है मरकरी। नॉन मेटल पूछा जाए तो उसका आंसर है ब्रोमीन। तो इसमें अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रोमीन एंड मरकरी। अब गैलियम और शेजियम के बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये दो मेटल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और शेजियम के बारे में बात करें तो ये सबसे लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इसी कारण इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज़ किया गया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मरकरी एंड ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, गैलियम एंड शेजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और शेजियम आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते हैं। मरकरी और ब्रोमीन दिखता कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मरकरी ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हो,
मरकरी का यूज़ हम थर्मामीटर में भी करते हैं। ब्रोमीन आपके सामने इस तरह से देखिए, येलो फ्लूम के साथ ये दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। अब फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल होने के कारण जो वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बदलता है किसमें, ग्लूकोज एंड वाटर में। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस लाइट की फॉर्म में हो, लाइट का यूज़ करके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्प्लिट डाउन करती है। बाकी अगर ऑप्शन देखोगे आप, तो पहला ऑप्शन ये बोलता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड। क्या केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट? नहीं। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? नहीं, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो नहीं बनते हैं, हमको क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। हाँ, ये ऑप्शन है कि लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूज्ड टू स्प्लिट वाटर, इस वाटर को स्प्लिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ये आपके सामने रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना। कभी एक बार पूछा भी गया था कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये ध्यान रखना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट का यूज़ कर कर अपना खाना बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज C6H12O6 की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एक और बात, जो क्लोरोफिल है, या आपका ऐसा पूछ सकते हैं कि जो क्लोरोफिल में अगर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो याद रखना है मैग्नीशियम होता है। वॉयलेट कलर में सबसे ज़्यादा इसका जो एफिशिएंसी होती है क्लोरोफिल की वो सबसे ज़्यादा होती है, और रेड कलर में की जो वेवलेंथ होती है उसमें सबसे मिनिमम होती है। तो ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट was responsible for the discovery of which one of the following। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जबकि रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स को निकाला। उस अल्फा पार्टिकल्स को, जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, उसे गोल्ड थिन फॉइल से पास किया। जब गोल्ड थिन फॉइल से पास किया तो अलग अलग रिजल्ट्स आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि एक डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कि उन्होंने बोला कि जो एटम है, एटम का जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है वो खाली है और सेंटर में कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में ही पूरे एटम का मास है। ठीक है, तो अगर अब बात की जाए कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो किसने करी है, तो ये ध्यान रखना वो करी है रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है या नाम किसने दिया है, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, सॉरी, जेम्स चैडविक। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया था, मैथ्स द कॉलम में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने आपका एटॉमिक न्यूक्लियस की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। अगर आप फादर ऑफ एटम पूछें तो याद रखना जॉन डेल्टन के नाम से है कि सबसे पहले जो एटम की बात की थी वो डेल्टन ने की थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एम शेल। एम शेल में कितना मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन का आ सकता है। वही चीज़ अगर पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 2n² का फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। हमसे पूछा है एम शेल की, तो एम शेल में कितने हो रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 याद रखना है आपको, इससे सवाल पूछा जा सकता है। अब एक और बात है, कभी कभी ये एनर्जीज पूछ लेते हैं हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग टू द बोर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो बोर ने एनर्जी डिफाइन की थी वो याद रखना -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, अलग अलग वैल्यूज आती हैं। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, पहले ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 के लिए, E2 के लिए निकालेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ऐसे करके आप सारे ऑर्बिट्स की जितनी भी एनर्जी है वो निकालते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी है जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल है, और जितना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ता मतलब बड़ा होता जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो सबसे पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोरीन अकर्स नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म। आइसोटोप्स आप लोग जानते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। तो सवाल ये पूछा गया कि अगर 3:1 के रेशियो में 35 और 37 यूं है तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताओ। अगर हम बात करें, 3 का मतलब हो गया 75%, क्योंकि 3:1 है, टोटल 4 है। तो 4 को अगर मैं बात करें तो अगर 3 किसी को रिप्रेजेंट करेगा तो 3 75 को रिप्रेजेंट करेगा। 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, इसको सॉल्व करोगे 75 अपॉन 100 इंटू 35 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 37, सॉल्व करोगे तो लगभग 35.5 यू आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपको रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना आना चाहिए। ये सवाल आई होप क्लियर हो गया होगा। ये उसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको करके बताया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका आंसर ध्यान रखना, आयोडीन 131 ये यूज होता है थायराइड कैंसर में। सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत अच्छा है आपका न्यूरॉन को सर्कुलेट मतलब न्यूरॉन को बैलेंस करता है, न्यूरॉन्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर में या ब्लड का जो फ्लो है उसमें चेंजेस आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, इसी वजह से होता है। कोबाल्ट 60 का यूज़ करता है ब्रेन कैंसर या ब्रेन थेरेपी की, रेडियोथेरेपी की यूज़ करने के लिए। यूरेनियम आप लोग जानते हैं, यूरेनियम आपका अगर यूरेनियम 235 की या यूरेनियम 238 की बात करें तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल है जो कि आपका रेडियो एक्टिविटी या पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्लियर होगी। अगर नहीं हुई है तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, इससे सवाल बन सकता है कि कोबाल्ट 60 या आयोडीन 131 का यूज़, बाकी अदर भी कौन कौन से आइसोटोप्स हैं जो आपके जिनका मेडिकल यूज़ हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज। अब स्टील हो या आयरन हो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोसेस करते हैं गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जब जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर की जाती है तो उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं। गैल्वनाइजेशन जिंक से इसलिए किया जाता है क्योंकि जिंक जो है इससे सुपीरियर मेटल है। सुपीरियर मतलब रिएक्टिव है, जो कि आयरन से पहले ज़्यादा करोड होगा, जो कि करोड होने की वजह से आयरन को बचा देगा करोजन से, जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेशन या ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्ट्रेंथ है या रस्टिंग है वो नहीं होगी और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक। और गैल्वेनाइज स्टील का यूज़ करके हम लोग रेलिंग्स बनाते हैं, छतों में जो पुराने घर होते थे उसमें लगाया जाता था, इसका यूज़ किया जाता था। और भी वाइड एप्लीकेशन है गैल्वेनाइज स्टील का। इवन आप लोग जो डोर्स होते हैं उसमें भी इसको, जो घर के दरवाजे होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम के बारे में आप पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसके जलाने पे वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है, ये आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ना करके वार्म वाटर से रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम आपका एयरक्राफ्ट बॉडी में यूज़ किया जाता है। इसका अगर एलॉय बात करें तो वो डोरालेमिन है। डोरालेमिन कैसे बनता है, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन का यूज़ करके आपका डोरालेमिन बनता है। लेड, लेड आपका बैटरीज में यूज़ किया जाता है, बैटरीज के जो इन्वर्टर्स होते हैं उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लेड के बने होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा गैल्वेनाइज स्टील। सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब सिनेबार ओर किसकी है, तो वो याद रखना मैग्नीज की, सॉरी मरकरी की ओर होती है, HgS होता है। और भी ओर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये ध्यान रखना है जो ओर्स मैं लिखवा रहा हूँ उनको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं। तो अगर मैं पूछूँ कैल्शियम की कौन सी है तो याद रखना कैल्साइट है, जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। कॉपर की बात करें तो कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट इंपॉर्टेंट है। मरकरी की हमने डिस्कस कर रही विच इज सिनेबार। नेक्स्ट अगर बात करें हम आयरन की, तो आयरन में हेमेटाइट, लिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। आयरन पायराइट के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि ये
फूल्स गोल्ड के नाम से फेमस है। फूल्स गोल्ड इसलिए क्योंकि गोल्ड जैसा दिखता है बट गोल्ड होता नहीं है, बिल्कुल गोल्ड जैसा चमकता है वैसा ही होता है। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड की ज्वेलरी बनती है, तो वैसी आयरन पायरेट की बनती है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है यूरेनियम का पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड का फॉर्मूला याद रखना। इसको पहले जब स्मगलिंग होती थी तो इसको स्मगलर यूज़ करते थे येलो केक से नाम से। तो ये सवाल भी पूछा गया था कि येलो केक जो स्मगलर यूज़ करते थे वो किसके लिए यूज़ करते थे, वो पिच ब्लेंड है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और है विच इज़ कैलामाइन। ये भी पूछा गया था कि कैलामाइन किसकी ओर है, फॉर्मूला क्या होता है, तो वो याद रखना ZnCO3 होती है और जिंक की ओर है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड बाय। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर जो एनर्जी है मतलब जब आपका जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। जब आपका एक हैवी न्यूक्लियर टूटता है, हैवी न्यूक्लियर टूटने पर छोटे छोटे न्यूक्लियर निकलते हैं विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी का यूज़ हम लोग पावर प्लांट्स में करते हैं, इवन एटॉमिक बॉम्ब भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो होता क्या है इसमें, एक हैवी न्यूक्लियर होगा जैसे यूरेनियम 235 या 238, इसमें न्यूट्रॉन्स से हिट किया जाता है। जब ये हिट होता है तो आपका लाइटर न्यूक्लियर प्रोड्यूस होता है विद एमिशन ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी। इस एनर्जी का यूज़ अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। वैसे तो एटॉमिक बॉम्ब में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो एटॉमिक बॉम्ब का ऐसा मैं यूज़ नहीं बोलूँगा, ये मिस यूज़ है। जबकि यूरेनियम 235 का यूज़ हम लोग पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं। तो वो ये ध्यान रखना है कि यूरेनियम 35 जो है उसमें क्या हो रहा है, फिजन प्रोसेस का यूज़ किया जा रहा है। उस फिजन में हैवी न्यूक्लियाई जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होने पर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी को यूज़ करते हैं हम स्टीम जनरेट करके, स्टीम से टरबाइन चलती है और टरबाइन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक फॉर्मूला था E=mc²। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है वो आपके आइंस्टाइन ने दिया था, जिसमें m था जो मास आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट से जब आपका जो मास ट्रैवल कर रहा होगा वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर है, हो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब सवाल तो इतना आया था, बट जो मैं आगे की बात बता रहा हूँ उससे सवाल बन सकता है। वो सब ये हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से देखो, ये आपका एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक हैवी एटम को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। अब सवाल क्या आ सकता है, सवाल ऐसे आ सकता है कि एटॉमिक बॉम्ब किसने इन्वेंट किया था। तो उसका आंसर ध्यान रखना, उसका आंसर है ओपन हाइमर, जो कि बेस्ड है फिजन पर। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें, हाइड्रोजन बॉम्ब का जो इन्वेंटर है वो है एडवर्ड टेलर। इसमें क्या होता है, ये जो बेस्ड है, ये बेस्ड है आपके फ्यूजन पे। छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने मतलब जुड़ते हैं और आपके हीलियम एटम में बदलते हैं, और सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपका फिजन से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही एनर्जी, यही प्रोसेस फ्यूजन का सन के अंदर होता है। तो ये सवाल ध्यान रखना, सन के अंदर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम में बदल रहा है विद एमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, थोड़ा सा पावर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में चार इसके कंपोनेंट है, वो चार कंपोनेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला है फ्यूल, दूसरा है कंट्रोल रॉड्स, तीसरा है मॉडरेटर, चौथा है कूलेंट। ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़रूरी है। फ्यूल की बात करें तो यूरेनियम 235 होता है, यही है जिसका फिजन होने के पर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो इस, अगर आप देख पाए तो इसमें जो आपका ये जो पावर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम जनरेट कर रही है। स्टीम जनरेट होने से टरबाइन घूम रही है और टरबाइन घूमने से आगे जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर सिटी को ब्राइटन कर रही है। आई होप ये दिख पा रहा होगा। तो फ्यूल ध्यान रखना है। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, जैसे कभी भी कोई फ्यूजन प्रोसेस होती है तो फ्यूजन प्रोसेस होने के साथ साथ जब लाइटर न्यूक्लियाई बदलते हैं तो उसके साथ तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं हर एक फ्यूजन प्रोसेस में। उस तीन न्यूट्रॉन्स आगे की तीन आगे न्यूक्लियाई को आपका फिजन करता है। इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन चलती रहती है। अब ये चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल रॉड्स का। और ये कंट्रोल रॉड्स बनी होती हैं कैडमियम और
बोरॉन की। अब कैडमियम और बोरॉन क्या करते हैं, अपने ही सरफेस पे इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो रुक जाती है। तीसरा है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, ये जो न्यूट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जो आपका फिजन कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉन जो है इनकी स्पीड को कंट्रोल करें ताकि इतने भी तेज़ ना जाएं कि ये फिजन कर ही ना सके और इतने हल्के भी ना हो कि उस तक पहुंच ही ना पाए। तो मॉडरेटर जो है, मॉडरेटर होता है आपका यहाँ पे हैवी वाटर। जगह नहीं है, आप थोड़ा सा वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे जगह नहीं मिल रही है लिखने की। ठीक है, तो मॉडरेटर आपका हो गया हैवी वाटर, जो कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है। साथ साथ लिखते रहेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका कूलेंट। कूलेंट क्या काम क्या कर रहा है, अब ये देखो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रही है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ये जो एनर्जी है, अब ये एनर्जी क्या करेगी, अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो पावर प्लांट जो भी है उसको डैमेज करेगी। तो वो डैमेज ना हो, तो ये पानी जो ठंडा होके आ रहा है, ये कूलेंट का काम करेगी। कूलेंट क्या करता है, जो भी टेम्परेचर राइज कर रहा है उस टेम्परेचर को मैनेज, मतलब कम से कम करेगी, ताकि जो थर्मल फटीग है या जो भी थर्मल आपका प्रॉब्लम करेगा हीट की वजह से, उस हीट को जो डैमेज कर सकता है उस डैमेज को कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है नॉर्मल वाटर। और ये वाटर ही, इसी यही कारण है जितने भी आपके पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं इसी लेक या रिवर के पास होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट सेशन था आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार से ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, जो चीज़ें इसमें थी, जितना भी हो सकता था, जितनी भी चीज़ें कवर कर सकते थे वो कवर की गई हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।